सो वेलकम बैक गाइस अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए नई वीडियो, बिल्कुल नई वीडियो, यूनिट नंबर 6 जो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है साइबर सिक्योरिटी की। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है आईपीआर इश्यूज इन साइबर स्पेस। तो आईपीआर इश्यूज के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, इस पूरी यूनिट को कवर करेंगे ए टू जेड, और ये हमारी लास्ट यूनिट होने वाली है। और यूनिट खत्म होने के बाद हमारे पास एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। देखो, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैक्सिमम को मैं रिस्पॉन्स भी करता हूँ कमेंट में। बट कोई रह जाए तो सॉरी अगर किसी के कमेंट में रिस्पॉन्स ना करा हो। बाकी आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है उन कमेंट्स से। और आप प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं नई नई और वीडियोस आपके लिए बना बना के लाऊं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेट्स सी एक बार देख लेते हैं। कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे ये कुछ कमेंट है, कुछ लोगों के कमेंट हैं, बहुत अच्छे कमेंट हैं। मतलब ये समझ लो मैक्सिमम के जो कमेंट्स हैं वो पॉजिटिव ही रिव्यू है। बाकी मैं भी कोशिश करता हूँ आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, ठीक है, बट स्टिल कुछ रह जाते हैं तो प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट कुछ कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आपके लिए जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये, मतलब हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम आपको देंगे यूनिट खत्म होने के बाद। मतलब जब पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, ये मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, जाने से पहले अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए, ये समझ लो आपके 70 to 80% मार्क्स गारंटेड आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं लास्ट में वीडियो के एंड में भी ये सारे क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप उन सभी क्वेश्चन को करिए। और ये आपके पास जो नोट्स के लिंक है, आपको मैक्सिमम के आंसर इन लिंक्स में ही मिल जाएंगे सॉरी, इन लिंक्स में आपको मैक्सिमम के आंसर मिल जाएंगे। बाकी कोशिश करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि देखो अगर आप लोग शेयर करते हो, ठीक है, आप सर्कुलेट करते हो अपने फ्रेंड्स में, तो ये समझ लो मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं उनसे मेरे को एक चीज पता चलती है कि मेरा एक्चुअल में जो आउटपुट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब प्रॉपर मेरी वीडियो का फायदा लोगों को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा मेन मकसद क्या है, उन लोगों तक कोई वीडियो पहुंचाना जो ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बट आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इस सेमेस्टर में नहीं, पर अगले सेमेस्टर में जैसे ही आप जाओगे, आपको अगले सेमेस्टर की वीडियोस, मेरे को किसी ने कमेंट करा था कि सर प्लीज अगले सेमेस्टर की वीडियोस जो है वो आप 3-4 महीने पहले स्टार्ट कर देना, ठीक है। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस सेमेस्टर स्टार्ट होने से 3-4 महीने पहले तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैं ये लास्ट वीडियो इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ क्योंकि आपका इसका एग्जाम आई थिंक आने वाला है, पास में ही है। तो इस वाले को हम कवर करते हैं, ठीक है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं आईपीआर इश्यूज इन साइबर स्पेस। अब सबसे पहले हमारे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आईपीआर। आईपीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज आपने कोई आइडिया सोचा, या आपने कोई पेंटिंग बनाई, या आपने कोई ग्राफिक डिजाइन करा, या फिर आपने कोई म्यूजिक डिजाइन करा, ठीक है। अब वो डिजाइन किसने करा है, आपने करा है, ठीक है। बट उसका जो फायदा है वो कोई और उठा के ले गया, मतलब उसने आपका उठाया, कहीं और डाला और पॉपुलर हो गया, ठीक है। बट ये तो गलत है, मेहनत आपकी, क्रिएशन आपकी, क्रिएटिविटी आपकी, बट उसका बेनिफिट कोई और उठा के ले गया, है ना। तो ये हमारे आगे एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को यहां पर हम पॉइंट आउट करेंगे, और इस पूरी यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बना रखी है जिस वजह से हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उनके राइट्स को हम बचा सकते हैं, मतलब कोई भी उसको यूज ना कर पाए, ठीक है, पब्लिकली। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में। मेन इसका मकसद है आईपीआर से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। साइबर स्पेस में ऐसे क्या क्या इश्यूज हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक
कंसेप्ट आईपीआर, इसका फॉर्म पढ़ेंगे आईपीआर, कॉपीराइट इश्यूज इन डिजिटल मीडियम, म्यूजिक गुड्स, ठीक है। इसके बाद पेटेंट मिसयूज, इसका पढ़ेंगे लिंकिंग, इनलाइनिंग एंड फ्रेमिंग, इसका पढ़ेंगे ट्रेडमार्क इश्यूज, इसका पढ़ेंगे डोमेन नेम डिस्प्यूट्स, मतलब डोमेन नेम जितनी भी होती है उससे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे चीजें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका सर्च इंजन एंड देयर एपीयूज, इसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ओके, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, इसके बाद लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया, ठीक है, और इसके बाद इंटरनेशनल सिनेरियोस, ठीक है। तो मतलब ये इसी में पढ़ेंगे हम, नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें ये दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टॉपिक है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, और इसके बारे में आईपीआर इश्यूज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। मैनेजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी rights online is crucial to prevent unauthorized use of creative works, trademark and their intellectual property in the virtual space। देखो वर्चुअल स्पेस मैंने बताया था साइबर स्पेस, मतलब इंटरनेट, उस पर कोई भी चीज यूज हो रही है, सपोज किसी ने कोई इमेज क्रिएट करी और उसको इमेज को कहीं और यूज करा जा रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कौन पर्सन कौन सी इमेज यूज कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट ऑनर्स फ्रॉम infringement like copyright violation, deep hyperlink, framing, meta tags and spamming, ठीक है। तो हमारा ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं। मान लो मैंने कोई चीज इन्वेंट करी, ठीक है, और उस इन्वेंशन पे मेरा राइट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, ठीक है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, आपको उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑनर बनाती है कि आप उसके ऑथर हो या ऑनर हो, ठीक है। उसके बाद वो सब जितने भी उसके यूज केस होगा या कोई भी अगर उसको यूज करता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। अब क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या चीज होना जरूरी है, कैसे आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करा सकते हो, कॉपी राइटिंग क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेडमार्क वायलेशंस, आपको पता है ट्रेडमार्क अगर किसी ने मिसयूज करा, ट्रेडमार्क तो पता ही होगा आपको, ठीक है। ट्रेडमार्क बेसिकली एक सिंबल होता है, बाकी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। वायलेशन स्पेशली इन डोमेन नेम्स, डोमेन नेम के बारे में हम पढ़ेंगे, डोमेन नेम क्या होता है, .com, .in, सारी डोमेन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कैन लीड टू डिस्प्यूट एंड साइबर स्क्वेटिंग, साइबर स्क्वेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को मैनेज करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हम मैनेज नहीं करेंगे तो कोई क्रिएटिविटी दिखाएगा ही नहीं। चलो सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, और मेरी वीडियोस कोई और पर्सन अपलोड करके और अर्निंग कर रहा है सपोज, ठीक है। अब बनाई किसने वीडियोस, मैंने, ठीक है, किसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरी, बट उसको यूज के कौन कर रहा है, कोई और, है ना। तो अगर ऐसा होने लगा तो कोई भी पर्सन कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा, मतलब वो कोई भी नई चीज नहीं बनाएगा। आप खुद सोचो, आप कोई इमेज बना रहे हो तो आप इमेज क्यों बनाओगे जब तक आपको उसकी लॉयल्टी नहीं मिल रही, आपको उसके बदले में मनी नहीं मिल रही, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए गवर्नमेंट को एक्ट्स मजबूरी में बनाने पड़े, कि अगर एक्ट नहीं बनाएंगे तो कोई भी अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा, है ना। आगे देखते हैं। while traditional laws apply on digital infringement challenges arise due to internet's nature। देखो इंटरनेट का नेचर कैसा है, इंटरनेट ओपन है, ठीक है। ओपन होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एनोमली, एनोनिमिटी इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, ज्यूरिडिक्शन इश्यूज, इजी कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी आपकी चीज का कॉपी बना सकता है, डुप्लीकेट बना सकता है और इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट करे या कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब आपकी चीज को वो इजीली फ्लो कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है कोई भी, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज एड्रेस मेनी कंसर्न रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी मिसयूज बट हैज गैप इन डीलिंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, ठीक है, समझे। मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो बहुत सारे मिसयूज को तो डील करता है बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज को ज्यादा अच्छे से डील नहीं करता, उसमें कुछ गैप है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जिससे हम देख नहीं पाते बट वो हमारी एसेट्स होती है। अब एसेट्स क्या होती है, एसेट्स ऐसी चीज जो आपको
फायदा दे, प्रॉफिट दे। ठीक है, सपोज आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, प्रॉपर्टी का आपको रेंट आ रहा है, तो वो क्या आपकी प्रॉपर्टी एसेट है, बदले में आपको क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, बट वो क्या है, टेंजिबल, मतलब आप उसको देख सकते हो। इनटेंजिबल कौन सी एसेट्स होती है, जिसको आप देख नहीं सकते बट उससे आपको मनी आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, वो होता है आपका इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट हमारी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सपोज आपकी इमेज है, अब इमेज कहीं स्टोर है आपके सिस्टम, बट आप उसको देख नहीं पा रहे। अब मैं आपको लैपटॉप दे दूं और मैंने बोल दिया इसके अंदर मैंने आपकी इमेज डाल रखी है, तो वो इमेज सॉरी, वो इमेज जो है वो लैपटॉप के अंदर डली हुई है, मतलब उसके हार्ड डिस्क में है, ठीक है, बट आप उसको एक्चुअल में हाथ में पकड़ के देख नहीं सकते इमेज का है। ठीक है, प्रिंट आउट निकालना वो चीज अलग बात है, बट आप देख नहीं सकते उसको। ठीक है, वो आपकी क्या इंटेंजिबल। सपोज आपका कोई ट्रेडमार्क है, ठीक है, या आपका कोई पेटेंट है। पेटेंट पता है क्या होता है, पेटेंट होता है बेसिकली इन्वेंशन। ठीक है, सपोज मैंने ना एक चीज को पेटेंट करा लिया, पेटेंट का मतलब है, पेटेंट बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, सपोज आपको कॉपीराइट क्या होता है, अगर कोई कंटेंट यूज करता है वो तो कॉपीराइट हो जाता है। ट्रेडमार्क होता है कोई सिंबल, सपोज रुपी का सिंबल है, मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता, या फिर मैंने कोई ऐसा सिंबल बनाया, मान लो कोई कोका कोला का सिंबल है या किसी अलग कंपनी का सिंबल है, जो हम कहीं और यूज नहीं कर सकते, वो उनका ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, और जो पेटेंट होता है, पेटेंट बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है या फिर कोई इन्वेंशन होती है। ठीक है, सपोज मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसे करने पे जूम हो रहा है, मतलब जब मैं ऐसे जूम करता हूँ किसी भी चीज को दो उंगलियों से, डबल फिंगर से, तो वो मैंने बना दिया। अब उसको मैंने क्या करा लिया, एज पेटेंट रजिस्टर्ड करा लिया, मतलब उस फीचर को अब कोई और यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक इन्वेंशन है, तो इन्वेंशन का क्या होता है, पेटेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया कि इंटेंजिबल एसेट्स होती है एंड देयर इज अ नीड ऑफ फॉर स्पेसिफिक पैनल प्रोविजन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू बेटर एड्रेस दीस इशू। मतलब इन इश्यूज को पकड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जिससे इन इश्यूज को एड्रेस करा जा सके कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये भी तो हमारी क्या एसेट्स है। ठीक है, सपोज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, ये मेरी एसेट है। एसेट मतलब आने वाले टाइम में जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, वो सारे लोग आने वाले 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी वो इसी पे, मतलब इसी वीडियो को बार बार देखेंगे। आप जाओगे सेमेस्टर से, अगले साल नए बच्चे आएंगे वो देखेंगे, फिर वो जाएंगे, उसके बाद अगले साल नए बच्चे आएंगे वो देखेंगे। तो ये एक एसेट है जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गया कि आईपीआर क्या होता है, उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कई सारे प्रोविजंस होने चाहिए जिससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, अब हम आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव समझते हैं, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू क्या क्या कर सकते हैं, डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट एंड वेरियस फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ गए। इसके बाद एनालाइज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज इन डिजिटल मीडियम, म्यूजिक एंड गुड्स। ठीक है, आप एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद डिस्कस द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ लिंकिंग एंड इनलाइनिंग एंड फ्रेमिंग। ये भी पढ़ेंगे हम, लिंकिंग क्या होता है, इनलाइनिंग क्या होता है, फ्रेमिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस द पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट थ्रू डिजिटल मीडियम। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट बेसिकली वायलेंस करना होता है किसी भी चीज का। ठीक है, इसके बाद डिस्क्राइब ट्रेडमार्क इशू एंड डोमेन नेम डिस्प्यूट। ठीक है, ट्रेडमार्क और डोमेन नेम, जिसे साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। इसका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सर्च इंजन, हम सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे, एंड देयर अब्यूज, क्या क्या यूज होते हैं, मतलब अब्यूज क्या क्या होते हैं। इसके बाद डिस्कस द आईपीआर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे देखेंगे क्या क्या आईपीआर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने हुए हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे। बेसिक कंसेप्ट आईपीआर क्या क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रेफर्स टू इंटेंजिबल क्रिएटर्स ऑफ द माइंड। ठीक है, समझ लो क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल क्रिएटर मतलब मेरे दिमाग की कोई क्रिएटिविटी, कोई आइडिया। ठीक है, नॉट जस्ट द आइडिया बट एक्सप्रेशंस लाइक म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट, इन्वेंशन, डिजाइन, सिंबल, नेम एंड इमेजेस, कुछ भी हो, मैं कुछ भी बनाता हूं। ठीक है, वो सारी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है,
इसके बाद नोवेलिटी इज एसेंशियल फॉर समथिंग टू बी कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. The purpose of granting intellectual property rights to the recognize or legally protect the work of creator and inventor. देखो, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाने की क्यों जरूरत है? हम इसे इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें जो इन्वेंटर है या फिर क्रिएटर है उसकी लीगैलिटी और रिकॉग्नाइज को प्रोटेक्ट करना है कि वो बनाया किसने है. ठीक है, उसके लिए हमने ये लॉज बनाया. ठीक है, दिस रिकॉग्नाइज comes with both acknowledgement and their intellectual efforts and financial benefit for a specific period. मतलब जिसने भी बनाया है उसको क्या मिले, उसकी एक्नॉलेजमेंट ली जाए और उसके इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स को फाइनेंशियल बेनिफिट मिल पाए. ठीक है, मतलब या तो आप उसको पैसे दो या कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड दो कि उसकी क्रिएशन है. ठीक है, दिस सिस्टम एम टू इनकरेज मोर इनोवेशन, stimulation, economic and technological growth, facilitate technology transfer, creating job opportunity and promote industry growth through partnership and licensing. ठीक है, अब बड़े बड़े जो डिजाइनर्स होते हैं, सपोज एक मिनट, सपोज बड़े बड़े जो डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं सपोज, और मैंने क्या करा, एक पेंटिंग बनाई या इमेज बनाई. ठीक है, उस इमेज को मैं जब किसी वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, ठीक है, तो उसका राइट किसके पास होना चाहिए? लीगली मेरे पास होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने उसको बनाया. अब कोई और उसको यूज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, मेरे से लाइसेंसिंग लेगा कि भाई अपना लाइसेंस दो, और हम उस लाइसेंस को उसको दे देंगे और उससे बदले में कुछ अमाउंट ले लेंगे और उसको ये दे देंगे कि हाँ अब ये उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, मतलब उस इमेज को यूज कर सकता है. ठीक है, आपको बता दें इंडिया में तो लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, बट यूएस या यूके में, खासतौर पे यूके में, अगर आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं विदाउट लाइसेंसिंग या परमिशन, हैवी पेनल्टी है, ध्यान रखना. ठीक है, आप किसी की इमेज ऐसी वेबसाइट से उठाया गूगल से और यूज नहीं कर सकते. सबके क्या होते हैं, लाइसेंस होते हैं, उन लाइसेंस को परचेज करना होता है, जिसने बनाई है उसको पैसे भी देने होते हैं. अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, किसी ने ना एक फॉन्ट यूज कर लिया था. फॉन्ट तो पता ही आपको, टेक्स्ट स्टाइल को फॉन्ट बोलते हैं, है ना. किसी ने फॉन्ट यूज कर लिया, अब वो फॉन्ट किसी ने बिल्ड करा था, मतलब किसी क्रिएटर ने बनाया था और उसको यूज कर लिया गया किसी दूसरे के थ्रू. अब वो पकड़ में आ गया कि भाई इसने ये वाला फॉन्ट ऐसे ऐसे यूज करा है. ठीक है, उसने क्लेम मारा, उस पर्सन ने कम से कम ये समझ लो $1 लाख अराउंड का, $1 लाख का क्लेम करा कि इसने मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करा है. ठीक है, ये तो गलत है भाई, मतलब फॉन्ट बनाया किसी ने और यूज कोई और कर रहा है, बट बिना उसको बताए, तो वो गलत है. ठीक है, अगर आपको यूज करना तो उससे पूछो, परमिशन लो, देन यूज करो, है ना, यही कहता है एक्ट. तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया. आईपीआर आपको क्लियर हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है. अब पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ आईपीआर, कितने टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, तो वेरियस फॉर्म है इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स. ठीक है, कॉपीराइट तो पता ही है. ठीक है, अगर आप YouTube पे हो तो YouTube पे आपको पता है कॉपीराइट स्ट्राइक भी आती है कई बार YouTube पे. ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली प्रोटेक्ट आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड म्यूजिकल वर्क इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर के भी कॉपीराइट होते हैं, म्यूजिक के भी होते हैं, आर्टिस्टिक वर्क जो आपने आर्ट बनाया है, पेंटिंग बनाई है, उन सभी के कॉपीराइट होते हैं. ठीक है, एंड म्यूजिकल वर्क और लिटरेरी मतलब कोई अपने लिटरेचर वगैरह कुछ भी लिखा तो सबका आपका कॉपीराइट होता है. ठीक है, इसके बाद ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट फॉर रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक परफॉर्मेंस. ठीक है, इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग एंड मोर, मतलब जिसके पास इसके राइट हैं. सपोज मेरे पास मेरी वीडियो के राइट्स हैं तो मैं वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, पब्लिकली चाहूं तो प्ले भी कर सकता हूँ, मेरे पास राइट है. मैं ब्रॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी भी मान लो किसी स्कूल को दे दिया, किसी इंस्टीट्यूट को दे दिया कि आप मेरा ये वीडियो चलाओ अपने इंस्टीट्यूट में. ठीक है, मेरी परमिशन के साथ. ठीक है,
तो ये सब क्या है, कॉपीराइटिंग है। अगर वो विदाउट परमिशन चलाता है और मुझे पता चल जाता है कि हाँ विदाउट परमिशन चला रहा है, तो मैं उस पर क्लेम कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नो रजिस्ट्रेशन नीडेड बट वेरीज इन ड्यूरेशन, कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, मेरा कॉपीराइट अगर कोई थर्ड पर्सन डालेगा यूट्यूब पे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा कि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, ठीक है। कॉपीराइट स्ट्राइक बेसिकली कैसे आती है, किसी और का कॉपीराइटेड कंटेंट अपनी वीडियो में डाल देता तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है। इसके बाद पेटेंट। अब पेटेंट होता क्या है, मैंने बताया था इन्वेंशन या फिर कोई प्रोसेस। सपोज एक्सक्लूसिव राइट फॉर न्यू इन्वेंशन एंड प्रोसेस, पेटेंट मैंने बताया ना, एक एग्जांपल दिया था जूम का फीचर। मान लो मैंने क्या कर लिया, पेटेंट करवा लिया, ठीक है, कि आप डबल फिंगर से ऐसे करोगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका हो गया पेटेंट, ठीक है। मस्ट बी नोवल, इंटेंटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, मतलब बिल्कुल यूनिक आइडिया होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल भी होना चाहिए कि हाँ ये वर्क करता है। वैसे नहीं मैं हवा पे कोई भी आइडिया बनाकर उसको पेटेंट करवा लूं, वो एप्लीकेबल होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। मतलब वो आपने प्रूव कर दिया उसके बाद आप पेटेंट करवाते हो, ठीक है। सिर्फ आइडिया हवा में नहीं होता, उसके लिए कुछ आपको मतलब सिस्टम रेडी भी चाहिए होता है कि मैंने देखो ये बनाया है और ये ऐसे चलता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट फॉर अनलिमिटेड पीरियड, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपका ये पेटेंट रजिस्टर्ड होता है। हम आगे भी पढ़ेंगे कितना इसका टाइम होता है, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मैंने बताया था कोई भी सिंबल, एग्जांपल दिया था कोका कोला का सिंबल, ठीक है, उसका जो सी करके कुछ लिखा होता है, सी ओ सी, मतलब कोका कोला की पूरी स्पेलिंग लिखी होती है, वही पूरा सिंबल क्या उसका ट्रेडमार्क है, ठीक है। डिस्टिंग्विश साइन और सिंबल यूज इन ट्रेड, मतलब ट्रेड करने के लिए जो भी सिंबल यूज करा जाता है वो क्या है, ट्रेडमार्क है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ता है। वैलिड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड रिन्यूएबल, आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हो, रिन्यू भी करा सकते हो। एक्सक्लूसिवली राइट टू यूज, असाइन राइट टू अदर्स, ठीक है, मतलब हम उसको यूज भी कर सकते हैं इजिली और दूसरों को भी हम बोल सकते हैं कि आप यूज करो, ठीक है। आपको वाला कंपनी है, वो कोई नया ब्रांड निकालती है तो बोल देगी अपने नए ब्रांड को कि तू भी यूज कर हमारा सिंबल, है ना। इसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, बेसिकली ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। प्रोटेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट की अपीयरेंस, दिखता कैसा है, उसकी शेप कैसी है, तो ये सारा क्या इंडस्ट्रियल डिजाइन होते हैं, ठीक है। इसके लिए भी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, बट वो क्या होना चाहिए, न्यू एंड एस्थेटिक होनी चाहिए, मतलब एकदम यूनिक डिजाइन होना चाहिए, ये नहीं आप किसी को कॉपी करके दोबारा से रजिस्टर्ड करा रहे हो, ठीक है। इसके बाद अगला आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जीआई, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, स्पेसिफिकली फॉर द लोकेशन होता है, तो लिंक्स प्रोडक्ट टू स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन, ठीक है। सपोज असम में चाय मिलती है, ठीक है, अब मैं चाय का बगान को असम में रजिस्टर्ड करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में ही वेरी करता है, ठीक है, चलता है उसी पे। इसके बाद इंडिकेट स्पेशल क्वालिटी और रेपुटेशन, मतलब एक उस चीज की एक स्पेशल क्वालिटी को बताता है। सपोज असम की चाय बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। इसके बाद अगला आता है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है, ये बिजनेसेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिनको रजिस्टर कराया जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग अ कॉम्पिटिटिव एज, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, कोई रजिस्ट्रेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोटेक्शन एज लॉन्ग एज रिमेन सीक्रेट, तब तक प्रोटेक्ट रहेगा जब तक ये सीक्रेट है, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट, समझ गए। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। इसके बाद साइबर लॉज एंड आईपीआर, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट doesn't explicitly address intellectual property right in cyberspace. However, it's clear that protecting intellectual properties online is essential because, अब देखो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर करने की क्यों जरूरत है, उसके राइट्स को रिजर्व रखने की क्यों जरूरत है। देखो पहला रीजन क्या है, डिजिटल वर्क आर इजिली रेप्लिकेबल, ट्रांसमिटेड, मॉडिफाइड एंड लिंक्ड, मतलब आप डिजिटल कंटेंट को इजीली कहीं पर भी रेप्लिकेट, मतलब उसकी कॉपीज बना सकते हो, ट्रांसमिटेड यहां से कहीं भी भेज सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो उसको, और किसी के थ्रू लिंक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या करा, इसको लॉज के अंदर डाला गया। जैसे
Digital content can be copied and shared and manipulated easily. One can link their work to other work proper authorization, ठीक है, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है, बिना किसी ऑथराइजेशन के कोई भी किसी का वर्क यूज कर रहा है, ठीक है। कॉमन इन्फ्रिजमेंट इन साइबर स्पेस, इन्फ्रिजमेंट मतलब कॉमनली हर कोई किसी भी चीज को यूज कर लेता है, जैसे अनऑथराइज यूज ऑफ ट्रेडमार्क, किसी का ट्रेडमार्क किसी ने यूज कर लिया, ट्रेड नेम यूज कर लिया, सर्विस मार्क यूज कर लिया, या इमेजेस, म्यूजिक, लिटरली लिटरली वर्क, वो सारा यूज कर लिया, तो ये सारा आपको हो गया कॉमन इन्फ्रिजमेंट इन साइबर स्पेस, समझ गए। तो ये दो चीजें, इसी रीजन से हमें इस लॉ की जरूरत पड़ी। अब अगला पढ़ते हैं कॉपीराइट इशू इन डिजिटल मीडियम, म्यूजिक एंड गुड्स, ठीक है। द इंटरनेट अलाउ इजी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, बट इट राइजेस कंसर्न अबाउट पायरेसी एंड फेक गुड्स, समझ गए। देखो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत एड्स चलती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडियाज हैं आप यूज करते हो, उन पे बहुत सारी एड्स चलती है, बट आपको पता है उन पे क्या क्या बिकता है। सबसे पहले पायरेसी सॉफ्टवेयर्स, पायरेसी सॉफ्टवेयर्स मतलब कोई भी बोलेगा विंडो ले लो, विंडो खरीद लो, ठीक है, कोई भी कहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद लो, कोई कहेगा एंटीवायरस ले लो। ये सब क्या पायरेसी सॉफ्टवेयर बेचते हैं, मतलब उनके पास एक्चुअल लाइसेंसिंग नहीं होती, एक्चुअल में उनके पास की नहीं होती, वो क्या करते हैं सस्ते में एक क्रैक्ड वर्जन होता है वो बेचते हैं, ठीक है। फेक गुड्स, मान लो कोई बड़ी कंपनी, बड़ा ब्रांड है, उसका कोई डुप्लीकेट गुड बनाया और आपको ऑनलाइन चेप दिया, ठीक है, सोशल मीडिया पे, तो ये क्या है, दिस कॉजिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, इससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपने फेयर एंड लवली ऑर्डर करी इंस्टाग्राम से, बट वो फेयर एंड लवली नहीं थी, वो फेयर एंड फेयर लवली थी, मतलब एक नाम हल्का सा चेंज था, बट फेयर एंड लवली क्या है कि उन्होंने बेच दिया, अब आपके पास आ गया, आपने मुंह पे लगाई, मुंह खराब, समझ गए। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल लॉसेस देते हैं हमें, ठीक है। तो कॉपीराइट होल्डर फेस चैलेंजेस एज यूजर बिकम मास डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल, चीटिंग अ गैप, क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन ऑथर्स एंड यूजर्स, समझ गए। मतलब मास लेवल पे चीजें होती हैं, बड़े लेवल पे लोग लाइक कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया, उनको पता नहीं है क्या है असली है कि नकली, बट शेयर कर रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, मतलब शेयर कर रखा था एक प्रोडक्ट, बट वो प्रोडक्ट एक्चुअल में किसी रियल प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट था, ठीक है। लोगों ने असली क्या कहा, धड़ाल्ले से शेयर करा, और ये समझ लो कमेंट्स भी थे, लाइक्स भी थे, और शेयरिंग दबा के हो रही थी, मिलियंस ऑफ व्यूज थे उस वीडियो पे, जो उस प्रोडक्ट की वीडियो थी, होती है ना इंट्रोडक्शन वीडियोस पे। तो पता नहीं लोग कैसे शेयर करते हैं बिना किसी जानकारी के। आगे देखते हैं हम रिप्रोडक्शन राइट एंड कॉपीराइट। अब देखो कॉपीराइट, मान लो मैं ऑनर हूं, तो सिर्फ मेरे पास ही राइट होना चाहिए उसको रिप्रोड्यूस करने का। अब देखो विंडोज किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की, अब माइक्रोसॉफ्ट के पास राइट होना चाहिए कि उस विंडो को वो कैसे यूज करे, क्या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाए या किसी को लाइसेंसिंग प्रोवाइड करे, सारा किसके पास राइट होना चाहिए, कॉपीराइट ऑनर के पास, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, पायरेसी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं। Copyright owners have exclusive right, especially the crucial reproduction right। रिप्रोडक्शन मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलप करा है भाई, असली ओनर तो वही है, हम तो यूज ही करते हैं। दिस राइट गिव देम कंट्रोल ओवर मेकिंग कॉपीज ऑन और जनरेटिंग, ग्रांटिंग द परमिशन फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यही इनका राइट होता है, यही ग्रांट करता है परमिशन कि ये बंदा इसको रिप्रोडक्शन बना के बेच सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इजी एक्सेस to work through computers and network can lead to infringement। मतलब infringement कैसे होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इजी एक्सेस, मतलब कोई भी इजी एक्सेस कर सकता है उसको, और हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसी वजह से कंप्यूटर और नेटवर्क्स के थ्रू शेयरिंग हो जाती है, इसका वायलेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये कुछ केसेस हैं, अब इसका पढ़ लेना, मैं बताऊंगा नहीं सारे पढ़ के, मैं जैसे एक पढ़ के सुनाता हूँ। कॉपी सीडी इनटू सर्वर्स विदाउट क्रिएटिंग न्यू एक्सप्रेशन में इन्फ्रिंज कॉपीराइट, ठीक है। मतलब सीडी को क्या करा, डीवीडी उठाई, कंप्यूटर में डाली, कॉपी करी, और कॉपी करके उसको अपलोड कर दिया अपने सर्वर पे, लिंक बना के शेयर कर रहे हैं, तो वे गलत है। तो ये सारे कुछ केसेस आप इनके बारे में पढ़ना, ठीक है, सारे नहीं पढ़ के बताऊंगा। आगे पढ़ते हैं हम पेटेंट मिसयूज, ठीक है। पेटेंट मिसयूज क्या होता है, मैंने बताया था ना, पेटेंट किसका होता है, जब भी पेटेंट आए जूम वाला वाला समझ जाना, ठीक है। ट्रेडमार्क है कोका कोला समझ जाना, ठीक है। कॉपीराइट है, मेरी यूट्यूब की वीडियो समझ लेना, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
पेटेंट मिसयूज इन सिंपल वर्ड क्या है? पेटेंट्स लाइक अ सिंपल शील्ड फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू द इन्वेंटर। मतलब कोई भी इन्वेंटर है, उसकी इनोवेशन है, तो उसके राइट्स किसके पास होंगे? उस इन्वेंटर के पास, ठीक है। इट मींस अदर कांट यूज, मेक, सेल और डिस्ट्रीब्यूट द पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द इन्वेंटर्स परमिशन। मतलब कोई भी बिना उसकी परमिशन के ना उसको बेच सकता है, ना उसको सेल कर सकता है, ना उसको बना सकता है, ना उसका यूज कर सकता है, ठीक है, ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सारे इन्वेंटर की परमिशन के बिना नहीं कर सकता। द गोल इज इनकरेज इन्वॉल्व द प्रोग्रेस, ठीक है। क्या क्या होता है? व्हाट्स पेटेंटेबल, क्या क्या पेटेंट करा सकते हो आप? थिंग्स लाइक पेसमेकर कैन बी पेटेंटेड। पेसमेकर पता है क्या होता है? हार्ट में एक डिवाइस लगता है, पेसमेकर बोलते हैं उसको, बीट हार्ट बीट जनरेट करता है, ठीक है। तो जिसने पेसमेकर का इन्वेंशन करा होगा, तो उसने क्या करा? पेसमेकर के डिजाइन को पेटेंट करा लिया। अब कोई और उस डिजाइन का पेसमेकर नहीं बना सकता बिना उसकी परमिशन के, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक शेप में होता है, ठीक है। इसके बाद नॉट ऑल सॉफ्टवेयर कैन बी पेटेंटेड, ओनली एड वैल्यूज और इंप्रूव एफिशिएंसी, ठीक है। मतलब वो हर एक सॉफ्टवेयर को आप पेटेंट नहीं करा सकते, बट ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी कुछ वैल्यू एडिट करते हैं या फिर कुछ एफिशिएंसी आपकी बढ़ाते हैं, उनको आप क्या करा सकते हो? पेटेंट करा सकते हो, ठीक है। अब पेटेंट मिसयूज क्या होता है आपको पता है? कुछ चीजें होती हैं, मतलब जिसके फायदे हैं तो नुकसान भी है, ठीक है। समटाइम्स पेटेंट होल्डर मिसयूज देयर एक्सक्लूसिव राइट। मान लो किसी ने कुछ ऐसा पेटेंट करा लिया जो सारे एक्चुअल में यूज कर रहे हैं, बट उसने किस इंटेंशन से कराया? कि वो बाकियों को कंट्रोल कर सके, ठीक है। मिसयूज हैपन व्हेन दे ब्रेक अट्रस्टेड laws or try to use their patent to control others products through licensing agreement। अब क्या हुआ? सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैं सोचना ये कुछ रियल एग्जांपल है। सपोज मैंने गलती से क्या कर दिया? रेड कलर को पेटेंट करा दिया कि भाई रेड कलर मैंने बनाया है, ये ऐसे मिक्स करके बनता है, ये मैंने पेटेंट करा लिया, ये मेरी इन्वेंशन है। सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, ये होगा नहीं वैसे, बट एक एग्जांपल दिया है। तो अब क्या होगा भाई? जो जो बंदा रेड कलर यूज कर रहा है, मैं सब पे लाइसेंसिंग क्लेम मार रहा हूँ, भाई इसने भी रेड यूज करा, इसने भी रेड यूज करा, इसने भी रेड यूज करा है। समझ गए? मतलब कई लोग उसका मिसयूज करने के लिए पेटेंट करवाते हैं, बट पेटेंट ऐसी हर चीज नहीं होती। पेटेंट का पहले पूरा एनालाइज होता है, ठीक है, कि क्या चीज पेटेंट हो सकती है, क्या ये कॉमन चीज तो नहीं है जो सभी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल बताता हूँ अभी आपको, एक एग्जांपल से पता चलेगा कि कॉमन यूज है तो वो पेटेंट नहीं करते उन चीजों का। जैसे मान लो मैं रेड कलर पेटेंट कराएंगे, मैं नहीं करेंगे, भगा देंगे, भाई क्या करना है रेड पेटेंट करवा के। अब देखो आगे समझते हैं। हाँ एग्जांपल देखो पेटेंट मिसयूज का, मैं एक ही पढ़ के बताऊंगा, सारे आप पढ़ लेना। Amazon ट्राइज टू पेटेंट वन क्लिक पेमेंट। देखो Amazon ने क्या चालाकी दिखाई, उसने एक वन क्लिक पेमेंट बनाया कि एक क्लिक करते पेमेंट हो जाएगी, और उसको क्या बोल दिया? पेटेंट कर दो। बट कोर्ट ने क्या करा देखो, बट द कोर्ट सेड इट वाज टू ऑब्वियस। मतलब बहुत ही सिंपल चीज है भाई, क्लिक करके पेमेंट ही तो करनी है वन क्लिक में, अब क्या सबके क्लिक रोक दोगे आप? है ना? तो वो गलत चीज है, ठीक है। तो इसलिए उनको वो पेटेंट नहीं करती, कोर्ट में पूरा केस चलता है, मतलब प्रॉपर कार्रवाई होती है कि ऐसा कोई पेटेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता, कि आप मिलता जुलता तो कुछ नहीं बना रहे, बहुत सारी चीजें होती है पेटेंट में, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल, बाकी आप पढ़ लेना और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लिंकिंग एंड इनलाइनिंग एंड फ्रेमिंग होता क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब लिंकिंग क्या होती है? सबसे पहले लिंकिंग पढ़ते हैं। लिंकिंग इज लाइक वेब पाथवे दैट टेक यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर। देखो आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, लिंक क्या होता है? आपने मान लो होम पे क्लिक करा, होम पे चले गए, आपने अबाउट पे क्लिक करा, अबाउट पे चले गए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करा, कॉन्टेक्ट पे चले गए। तो लिंकिंग बेसिकली क्या होती है? एक वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए होती है, ठीक है, कि अलग अलग वेबसाइट के सेक्शंस पे आप लिंक के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। बट इट अलाउस यूजर टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द इंटरनेट बाय क्लिकिंग ऑन लिंक। सपोज आपको, आपने फेसबुक का लिंक डाल रखा है, आपने उसमें क्लिक करो और आप फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो गए, ठीक है। However, deep linking can cause issues by bypassing ads on the linked page, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है डीप लिंकिंग? आपने मान लो किसी पेज पे
कोई ऐड लगा रखी है और क्लिक करके वो कहीं और ले जा रहा है आपको, ठीक है, किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली लिंकिंग क्या होती है, आपका एक मिस यूज होता है, डीप लिंकिंग बोलते हैं जिसे, मतलब कई लोग करते हैं कि वेबसाइट कोई और है, क्लिक करके कहीं और ले जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी आपकी डीप लिंकिंग होती है। तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं हम, इनलाइनिंग, ठीक है। इनलाइनिंग क्या होता है, इनलाइनिंग डिस्प्ले ग्राफिक फ्रॉम वन वेबसाइट ऑन अनदर विदाउट लीविंग द फर्स्ट साइट। सपोज आपने क्या करा, अपनी वेबसाइट में किसी और का लिंक लेके लगा के और एक ग्राफिक शो कर दिया। अब आप उस वेबसाइट का ग्राफिक अपनी वेबसाइट में एक्सेस कर पा रहे हो, बट आपकी वेबसाइट को छोड़ना नहीं पड़ रहा, मतलब यही दिख रही है आप ही की वेबसाइट में, तो गलत है, ठीक है। ऐसी किसी की लिंकिंग कर दी और आप किसी और का कंटेंट अपनी वेबसाइट से ले जा रहे हो, ये भी गलत है ना। इसके फॉर एग्जांपल यू कैन व्यू अ कार्टून फ्रॉम वन साइड वाइल स्टेइंग ऑन अनदर साइड। तो आप एक साइड से दूसरी साइड का कार्टून देख रहे हो, ठीक है, मतलब कार्टून की पिक्चर है या फिर कार्टून की इमेज है, कुछ भी है, तो वो देख रहे हो, ठीक है। कोर्ट हैव रूल्स ऑन थंबनेल रिप्रोडक्शंस बट क्लियरली इज नीडेड फॉर फुल साइज इमेज। मतलब थंबनेल्स के तो बना रखा है, बट फुल साइज इमेज के लिए चाहिए हमें कि फुल साइज इमेज जो है वो कॉपीराइटेड होना चाहिए, उसके लिए रूल्स होने चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होती है, फ्रेमिंग लेट यू व्यू वन साइड्स कंटेंट while framed by information from another like a picture in a picture, ठीक है। मतलब एक वेबसाइट है, उसने अपनी वेबसाइट के अंदर एक दूसरी वेबसाइट का सेक्शन फ्रेम करके डाल रखा है और उसको यूज कर रहा है, ठीक है, ताकि लगे उसी की वेबसाइट है, बट एक्चुअली वो कंटेंट किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आ रहा है। सपोज मेहनत किसी और की और यूज कोई और कर रहा है, ठीक है। दिस में कॉज कॉपीराइट ट्रेडमार्क डिस्प्यूट्स, इट्स अल्टर द अपीयरेंस ऑफ कंटेंट। समझ गए? इसके बाद ये कुछ केसेस है इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे लिखा है इन कैली वी एरिबा सॉफ्ट कॉप 2003 इनलाइन लिंक टू थंबनेल वेयर अलाउ बेस्ड ऑन फेयर यूज, ठीक है। तो ये सारे कुछ लीगल केसेस हैं, देखो हमने ऊपर भी केसेस पढ़े थे, यहाँ पर भी केसेस हैं, ठीक है। अवॉइडिंग वायलेशन, सीक परमिशन फ्रॉम ओरिजिनल। देखो अगर आपको वायलेशन से बचना है तो या तो आप उस पर्सन से परमिशन ले लो कि हम आपका लिंक अपनी वेबसाइट में लगा रहे हैं पहली कंडीशन, ठीक है। या फिर साइन अ लिंकिंग एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन कर लो, ठीक है, कि हम आपका ट्रेडमार्क शो कर रहे हैं। If permission isn't obtained, the disclaimer starting the source can be reduced liability for unauthorized use। देखो या फिर अगर आप यूज कर रहे हो, आपको परमिशन नहीं मिली है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप एक डिस्क्लेमर डाल सकते हो कि भाई ये कंटेंट किसी और का है, मैं तो बस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कहीं यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा आपने, वो म्यूजिक किसी और का यूज करता है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं कि हमने इसका म्यूजिक यूज करा है ना। तो ये सारा क्या है, वायलेशन का, अवॉइडिंग वायलेशन है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं ट्रेडमार्क इशू। ट्रेडमार्क बताया था, ट्रेडमार्क आया है तो समझ जाना वो बोला, है ना। पेटेंट है समझ जाना जूम, अगर कॉपीराइट है तो समझ जाना मेरी यूट्यूब वीडियो। तो ये चीजें याद रख लेना, ठीक है। ट्रेडमार्क इशू सिंप्लीफाइड, व्हाट्स द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, इट हैपन व्हेन समवन यूज अ ट्रेडमार्क वेरी सिमिलर टू पॉपुलर ब्रांड्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है। सपोज किसी ने कोका कोला के नाम से रिल मिलता जुलता कैंपा कोला करके बना दिया एक ट्रेडमार्क, ठीक है, सेम लग रहा है एकदम, दिखने में लुक एंड फील वैसी आ रही है, ठीक है। द इंटेंशन टू कंफ्यूज कंज्यूमर्स अबाउट ओरिजिन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उसका इंटेंशन क्या है कि वो लोगों बेवकूफ बना सके, कोका कोला के नाम पे कोई और कैंपा कोला बेच दे, है ना। तो ये गलत चीज है, ठीक है। आगे इन्फ्रिंजमेंट इन ऑनलाइन एक्टिविटीज, ऑनलाइन एक्टिविटीज में कैसे होता है, infringement issue also occurred in online practices like linking and framing, बताया था ना linking and framing, not just in copying content, ठीक है। कंटेंट कॉपी नहीं करते, लिंकिंग कर देते हैं, सीधा वो डिस्प्ले करा देते हैं उसका फ्रेमिंग करके। फॉर एग्जाम्पल someone use a similar trademark to divert traffic from the original brand's website, ठीक है, समझ गए? ओके। बैलेंसिंग एक्ट, ये भी पढ़ लेना। enforce trademark rights against those redirecting traffic requires careful thought। तो सिंपल सा है हमारा जो ट्रेडमार्क राइट्स होते हैं, ठीक है,
उनके लिए हम बैलेंसिंग यूज करते हैं। बैलेंसिंग बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल से वर्डों में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इन्वॉल्व्स कंसीडर ब्रॉड फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब दोनों साइड हम फ्रीडम ऑफ स्पीच रखते हैं। फर्स्ट बंदा भी अपना बोलता है, सेकंड बंदा भी अपना बोलता है, मतलब बैलेंस बना के चलते हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट होता है, ठीक है। तो पढ़ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मेकिंग अ मिस्टेक इन दिस एरिया कुड बी लीड टू पब्लिक रिलेशन डिजास्टर, मतलब उसका पब्लिक रिलेशन खराब हो जाएगा अगर मिस्टेक होगी इनसे, ठीक है। अब मेन आते हैं मुद्दे पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन नेम डिस्प्यूट। डोमेन नेम तो पता ही है आप सभी को। सपोज आप google.com खोल रहे हो, youtube.com खोल रहे हो, तो गूगल और यूट्यूब क्या है, बेसिकली डोमेन्स हैं। डोमेन्स मतलब एक नाम है बस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो डोमेन नेम, देखो एक्चुअली में होता क्या डोमेन नेम, आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट का, हर एक सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस पता ही है ना आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस मान लो मेरा आईपी एड्रेस 192.168 डॉट कुछ भी है, XYZ, ठीक है। तो उस आईपी एड्रेस का बेसिकली क्या करता है, वो हर एक सिस्टम को बताता है, ठीक है। और जैसे हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। अब इंटरनेट पे जो भी हर एक सिस्टम की, जो ऐसे तो करोड़ों सिस्टम है, तो सभी की क्या होती है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है हर एक का, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंपल सा, जब हमने इंटरनेट बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, तो हमें एक प्रॉब्लम आई, आईपी एड्रेस तो याद करने लायक होते नहीं है ना, वो तो हमें याद होते ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करा, एक डोमेन नेम सिस्टम बनाया। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, बेसिकली वो उस आईपी एड्रेस को मैप करता है। मतलब जैसे मान लो मैंने google.com खोला, तो वो क्या करेगा, गूगल की आईपी जो होगी उससे वो लिंक होगा, तो उसके आईपी का कंटेंट वो हमें google.com पे डिस्प्ले करके दिखाएगा ब्राउजर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम गूगल खोलते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, उसकी जो आईपी होती है उसका सारा कंटेंट उठा के हमें सर्व होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। अब simple, what is domain name system? A domain name is like an address for a website on the internet। तो ये क्या है, वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। जैसे हमें आईपी याद नहीं होती, तो हम क्या कर देते हैं, उसका एक एड्रेस बना देते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब आईपी एड्रेस, एंड मे रिप्रेजेंट अ ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस से मैप होता है, ठीक है। आप आईपी एड्रेस से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एक होता है साइबर स्क्वेटिंग। साइबर स्क्वेटिंग बेसिकली क्या होता है, सपोज किसी की डोमेन एक्सपायर होने वाली, सपोज गूगल कल एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और मैं रात को 12 बज के, मान लो 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा, और 12 बज के 1 मिनट पे मैं गूगल को परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। इससे हाईजैकिंग होता है, डोमेन नेम हाईजैकिंग। डोमेन नेम हाईजैकिंग, या फिर आप बोल लो साइबर स्क्वेटिंग, बेसिकली क्या होता है, मैंने उसकी डोमेन को परचेज कर लिया, और ऐसे टाइम पे परचेज कर लिया जब वो एक्सपायर हो गई थी, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोग ये क्यों करते हैं, लोग ये इसलिए करते हैं, सपोज गूगल की तो डोमेन बहुत पुरानी है और मैंने उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया, तो मैं क्या करूंगा, गूगल से बोलूंगा भाई कुछ मेरे को पैसे दे, तब जाके मैं इसको रिलीज करूंगा, तेरे नाम पे ट्रांसफर करूंगा, नहीं तो गूगल यूज नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो मैंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा ली। तो साइबर स्क्वेटिंग पूछ लेंगे क्या होता है, साइबर स्क्वेटिंग क्या होता है, एक डोमेन नेम हाईजैकिंग भी बोलते हैं, हैपन व्हेन समवन रजिस्टर अ डोमेन नेम विद बैड इंटेंशन। कोई डोमेन नेम को रजिस्टर कर लेता है विद बैड इंटेंशन। कई लोग क्या करते हैं, उससे मिलती जुलती डोमेन भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या, दे माइट यूज समवन एल्स ट्रेडमार्क टू डिसाइव एंड सेल इट बैक एट अ हाई प्राइस, मतलब किसी ट्रेडमार्क को ले लेते हैं डोमेन और उसको हाई प्राइस पे बेचते हैं। सपोज मुझे पता चल गया उबर ना कोई वेबसाइट बनने वाली है, या फिर उबर कोई ऐप बनने वाली है, तो मैंने क्या करा, uber.com खरीद लिया, और खरीद के अपने पास रख लिया। और रखने के बाद मैंने क्या करा, सिंपली जैसी उसकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, मैंने कहा भाई ये तो मेरे पास है, पैसे दे तभी दूंगा तेरे को। तो ये कई लोग करते हैं, ठीक है। फेमस केस बता रखा है, एक पढ़े सुनाऊंगा, बाकी आप पढ़ लेना। इन याहू INC वी वर्सेस आकाश अरोड़ा 1999, द डिफेंडेंट cheat sorry created a website with a domain similar to Yahoo leading to legal action, ठीक है। Yahoo से मिलती जुलती एक सिमिलर वेबसाइट बना दी और उस पर लीगल एक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। Why it matter? Cybersquatting is an easy from intellectual property misuse in cyberspace। बहुत easy होता है ये, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो
साइबर स्क्वेडिंग होता है वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। इट रेजेस कंसर्न अबाउट प्रोटेक्टिंग आइडेंटिटी एंड गुडविल ऑनलाइन। देखो अगर कोई ब्रांड है, उसका सेम नाम यूज करके कोई कुछ और उस पर बेच रहा है, ठीक है, तो उस ब्रांड की इमेज खराब होती है ना। डोमेन नेम हेल्प विद ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड आर प्रोटेक्टेड बाय इंटेंशनल रेगुलेशंस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लाइक WIPO, ठीक है। WIPO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली क्या करता है ये, जितने भी डोमेन है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। डोमेन नेम हेल्प विद ग्लोबल रिकॉग्निशन, मतलब हमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डोमेन नेम से किसी भी चीज को। आर प्रोटेक्टेड बाय द इंटरनेशनल रेगुलेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लाइक WPIO, ठीक है, इसके थ्रू इसको प्रोटेक्ट करा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं सर्च इंजन एंड देयर अब्यूजेस। तो आपको आई थिंक वो समझ आ गया होगा जो हमने अभी तक पढ़ा है, डोमेन नेम डिस्प्यूट्स एंड साइबर स्क्विटिंग, है ना। अब आगे पढ़ते हैं हम सर्च इंजन देयर अब्यूजेस। सर्च इंजन हमने पढ़ रखा है। सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन बेसिकली गूगल आप यूज करते हो, सबसे बड़ा सर्च इंजन जो सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी बहुत सारे सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, या फिर आप अगर चाइना में यूज करें तो आपका क्या नाम है, चाइना में एक यूज होता है और जैसे डक डक गो है, अगर आपका डीप वेब जो डार्क वेब वगैरह सर्च करते हैं तो डक डक गो का यूज करते हैं, ठीक है। तो हाँ, चाइना में बेदू होता है, बेदू करके कोई सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है, जहां पर आप कोई भी डेटा सर्च करते हो, जैसे आपको कोई क्वेरी है, मान लो आपने सर्च करना हाउ टू क्वेरी कोई भी, ठीक है, हाउ टू डू दिस दैट, कुछ भी सर्च करना है, तो उसको आपने गूगल पे टाइप करा और सर्च करा, तो वो आपको सजेशन देता है कि इस वेबसाइट पे मिल सकता है, इस वेबसाइट पे मिल सकता है, इस वेबसाइट पे मिल सकता है, मतलब बहुत सारी लिस्ट दे देता है। तो बेसिकली सर्च इंजन क्या होता है इन साइबर स्पेस? Search engine like Google, Yahoo help user to find data on the internet। मतलब आपको वेबसाइट्स के नेम तो याद होते नहीं है, तो आप क्या करते हो, गूगल सर्च इंजन पे सर्च करते हो और वहां से डिटेल निकालते हो, ठीक है। दे कनेक्ट यूजर्स विद द वर्ल्ड वाइड वेब मेकिंग इट इजी टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन वाला सर्च करना हो तो आप इजीली इससे सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब हाउ सर्च इंजन वर्क, कैसे वर्क करते हैं? देखो गूगल रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, सर्च इंजन कोई भी है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, पैसा कैसे कमाता है? सर्च इंजन जनरेट इनकम थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले अलोंगसाइड सर्च रिजल्ट। आपने कुछ भी सर्च करा, ऊपर की एक दो आती है लिस्ट में, इसके आगे छोटा सा AD लिखा होता है, स्पॉन्सर लिखा होता है, वो आपकी एड्स होती हैं, ठीक है। तो गूगल या अदर वेबसाइट्स जो अदर सर्च इंजन होते हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू अर्न करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजर्स कैन बाय स्पेस ऑन पेज रिलेटेड टू द सर्च ट्रेडमार्क्स और कीवर्ड, ठीक है। बेसिकली आप कोई भी कीवर्ड पे आप अपना स्पेस खरीद सकते हो। सपोज कोई फ्लाइट बुकिंग है, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आप एयरलाइन टिकट बुक करते हैं और आपने फ्लाइट वाला कीवर्ड पे बिडिंग लगा दी कि मैं फ्लाइट कीवर्ड कोई भी सर्च करें तो ऊपर सबसे ऊपर मेरा नाम है, ठीक है। तो गूगल आपसे थोड़े से पैसे लेगा या कोई भी कंपनी जो होगी सर्च इंजन आपसे पैसे लेगा और बदले में आपको प्रमोशन करके देगा, है ना। तो बेसिकली सर्च इंजन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजर्स क्या होते हैं, स्पेस परचेज करते हैं और वो उनको रैंक करके दिखाता है, ठीक है। मेटा टैग्स एंड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अब देखो मेटा टैग्स क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट में या कोई भी सर्च इंजन है तो वो वेबसाइट को कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे उसके बारे में पढ़ता है, वो उनके मेटा टैग्स के थ्रू उनको समझता है, ठीक है, कि उसमें क्या है, क्या कंटेंट है। देखो मेटा टैग हमें तो विजिबल नहीं होते, जब आप कंट्रोल U करोगे तो आपको एक मेटा करके कोई टैग दिखेगा, ऐसे ग्रेटर देन मेटा और आगे लिखा होगा कंटेंट टाइप डिस्क्रिप्शन ऐसे करके कुछ। तो उसमें मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा कीवर्ड्स होते हैं। तो मेटा टैग्स क्या होते हैं बेसिकली, सर्च इंजन को ये बताते हैं कि वेबसाइट किस चीज की है, उस पर क्या क्या कंटेंट है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। क्या मिसयूज करते हैं? सपोज किसी को अपनी वेबसाइट रैंक करनी है किसी अदर कीवर्ड पे, मतलब कंपनी का नाम कुछ हो रहा है और रैंक वो अपनी वेबसाइट करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, सर्च इंजन पे जो अपनी वेबसाइट्स होती है
उनके मेटा टैग्स चेंज कर देता है, उनको ऐसा मतलब डाल देता है कि सर्च इंजन को लगे वो रियल वेबसाइट है। ठीक है, एग्जांपल देखो, अभी पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। तो मेटा टैग्स नोट विजिबल टू यूजर्स हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड वेब पेज कंटेंट। समझ गए, अंडरस्टैंड करता है सर्च इंजन को कि वेब पेज का कंटेंट है क्या। कंपनीज माइट मिसयूज मेटा टैग डिस्पेटिवली कॉजिंग ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट कंसर्न। ठीक है, सपोज आपने क्या करा, मान लो सपोज कोई बैंक है, ठीक है, उस बैंक का जो कीवर्ड्स हैं, बैंक्स के नाम, बैंक का कीवर्ड, वो आपने अपने वेबसाइट में डाल दिया। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट में वो कीवर्ड यूज हो गया, बट आपकी रैंक ने, सर्च इंजन ने आपकी वेबसाइट को टॉप पे दिखा दिया। तो बहुत गलत चीज है। क्यों गलत चीज है? असली बैंक की जगह आप नकली बैंक की वेबसाइट को खोल लेंगे, है ना, तो ये गलत है। इसे बोलते हैं ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट कंसर्न। तो ऐसे ही लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ करते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि उनके कस्टमर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उन बड़े बड़े ब्रांड्स को मतलब उनके कीवर्ड्स को यूज करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा देते हैं टॉप पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब आगे लिखते हैं चैलेंजेस इन कंसर्न। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, potential trademark violation arise when search engine display sponsors are related to trademark search। कई लोग क्या करते हैं, पैसे देके किसी और कीवर्ड पे कोई और करते हैं। ऐसे मैंने देखा कई बार, बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। मैंने एक होस्टिंग कंपनी का नाम सर्च करा और मुझे दूसरी होस्टिंग कंपनी की एड्स दिख रही हैं सबसे टॉप पे, मतलब वो नहीं आ रहा टॉप पे, पर दूसरी कंपनी मेरे को सबसे टॉप पे दिख रही है। तो ये कई बार होता है। ठीक है, इसके बाद मैनिपुलेशन सर्च इंजन रैंकिंग इज पॉसिबल राइजिंग कंसर्न अबाउट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। मतलब आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब गूगल जो आपको इंफॉर्मेशन देता है या फिर कोई भी सर्च इंजन आपको जो इंफॉर्मेशन देता है वो एग्जैक्ट नहीं होती, उसको मैनिपुलेट करा जा सकता है। जुडिक्शंस jurisdictional and legal issues in domain name dispute add to challenges। उधर चैलेंजेस मतलब कुछ लीगल इश्यूज भी आते हैं इसी रीजन से। ठीक है, आगे व्हाट यूजर शुड नो, मतलब आपको क्या जानने की जरूरत है। देखो, जब भी आप सर्च करते हैं तो आपको इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि सर्च इंजन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैनिपुलेटेड किए जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, लीगल मेजर्स आर एसेंशियल टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू सर्च इंजन मैनिपुलेशन। कुछ लीगल मेजर्स होने चाहिए ताकि उनके इश्यूज को चेक करा जाए। ठीक है, मेजर करा जाए। कस्टमर्स में स्टे विजिलेंट एज पर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू सर्च इंजन कैन समथिंग बी मिसलीडिंग। मतलब कस्टमर के साथ गलत भी हो सकता है। सपोज आपने सर्च कुछ करा, रिजल्ट कुछ और आ गया और उसकी वजह से आपका काम खराब हो गया या आपको मिसलीड हो गए। सपोज आपने कोई डायरेक्शन सर्च करी कहीं की, सर्च रिजल्ट में जो था किसी और ने रैंक करवाया हुआ था, उसकी गलत वाली डायरेक्शन आ गई। ठीक है, मान लो आपने पप्पू डेयरी सर्च करा और पप्पू डेयरी जो है दो दो थी। एक पप्पू डेयरी ने जान के अपने रिव्यूज बढ़वा रखे थे, मैनिपुलेट करा हुआ था, तो पप्पू डेयरी वाला टॉप पे आ गया। आपने गलती से दूसरे वाले की डायरेक्शन ली और चला दी, तो उससे क्या प्रॉब्लम आई, आप गलत जगह पहुंच गए। तो मिसलीडिंग भी कई बार हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा था सर्च इंजन। अब पढ़ते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो। नेशनल मतलब इंडिया के अंदर क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। सो लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहला है इंट्रोडक्शन टू साइबर स्पेस प्रोटेक्शन। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एड्रेस लीगल चैलेंजेस इन साइबर स्पेस। तो हमारा इंडिया में आपको पता है ये कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड सर्किट डिजाइन आर क्रूशियल इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत क्रूशियल है इस वर्चुअल वर्ल्ड में। अब कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। अब इंडिया में क्या क्या प्रोटेक्शन है? गवर्नड बाय द कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 है हमारा। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स लिटरली ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। जो भी हमारे सारे वर्क हैं सबको प्रोटेक्ट करता है। इसका कॉपीराइट कैन बी असाइंड
और ट्रांसफर्ड एंड एक्सपायर्ड 60 ईयर्स आफ्टर ऑथर्स डेथ। मतलब आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो कॉपीराइट को, बट ऑथर की डेथ के 60 ईयर्स के बाद वो कॉपीराइट एक्सपायर हो जाता है, मतलब 60 साल तक रहता है उसके मरने के बाद। द एक्ट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड मोरल राइट फॉर क्रिएटर्स। ठीक है, तो क्रिएटर्स के लिए क्या है, एक इकोनॉमिक एंड मोरल राइट इस एक्ट के अंदर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कॉपीराइट इन डिजिटल एरा। अब डिजिटल एरा मतलब डिजिटल जो हमारा वर्ल्ड है उसमें क्या क्या कॉपीराइट है। कॉपीराइट लॉ कवर्स चैलेंजेस राइजिंग फ्रॉम डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट, तो सारे ये कवर करता है। इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर 1999 एंड कॉपीराइट रूल 1958 प्रोवाइड एडिशनल रेगुलेशन। जो इंटरनेशनल हमारा है उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमें एडिशनल रेगुलेशंस हमें प्रोवाइड करता है। आगे पेटेंट लॉ इन इंडिया। क्या क्या पेटेंट लॉ? द पेटेंट एक्ट 1970, द पेटेंट्स रूल 1972 गवर्न पेटेंट्स इन इंडिया। तो जो हमारा पेटेंट एक्ट है, पेटेंट रूल 1972 है, ये दोनों आपका एक्ट जो है पेटेंट को चलाते हैं इंडिया में। अगला है इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक TRIPS, पेरिस कन्वेंशन एंड पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। ठीक है, मतलब इनके साथ मिलके उसने एग्रीमेंट कर रखा है इंडिया ने कि हम सब मिलके कॉपीराइट पेटेंट मैनेज करेंगे। एक्सक्लूसिव राइट अंडर 48 allow patentees to control to use sale and import of patent innovations। मतलब सेक्शन 48 भी हमें ये बताता है कि जितने पेटेंटीज हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं किसको, यूज को, और उसके पेटेंट के सेल को, इंपोर्ट ऑफ पेटेंट, मतलब पेटेंटेड इंपोर्ट भी नहीं कर सकते आप अगर उस किसी ने पेटेंट करा रखा है तो। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन एंड स्कोप ऑफ पेटेंट कितने साल तक चलता है, 20 साल तक। ठीक है, जिस दिन पेटेंट कराया उसके बाद 20 साल तक आप उस पेटेंट को यूज कर सकते हो। बोथ प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट कैन क्वालिफाइड इफ दे आर न्यू, इन्वॉल्व इन्वेंटिव स्टेप्स एंड हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल। मतलब आप प्रोसेस हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों को करा सकते हो पेटेंट, बस ये ध्यान रखना कि उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब वो फिजिकली आपने प्रूव करना चाहिए और वो न्यू इनोवेशन हो बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन, मैंने बताया था इंडस्ट्रियल डिजाइन भी होता है। सम कंट्रीज प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन अंडर पेटेंट्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन इम्पैक्ट प्रोडक्ट्स मार्केटेबिलिटी एंड कमर्शियल वैल्यू इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर चॉइस। ठीक है, तो कस्टमर चॉइस भी डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल डिजाइन पे कि कैसा शेप होगा। मैंने बताया था आपको, जब इंडस्ट्रियल डिजाइन आया तो समझ लेना साबुन। ठीक है, साबुन की शेप जो होती है ना, वो कईयों ने रजिस्टर्ड करा रखी है कि मेरा साबुन इसी शेप का होगा, डव है डव का शेप डव वाला ही होगा, तो ऐसी चीजें ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, मैंने बताया था ट्रेडमार्क मतलब कोका कोला है ना। ट्रेडमार्क ऑनरशिप एंड ड्यूरेशन कितना होता है, 10 साल तक, और उसका तब रिन्यूअल करा सकते हो। ठीक है, इसका सेक्शन 135 क्या बोलता है, रेमेडीज लाइक इंजेक्शन एंड डैमेजेस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ और पासिंग ऑफ। ठीक है, तो अगर किसी ने यूज कर लिया तो उसमें क्या क्या रेमेडीज होंगी वो उसमें बता देता है। इसके बाद पेनल्टीज फॉर फॉल्स ट्रेडमार्क, अगर आपने यूज करा है ऐसा ट्रेडमार्क जो नहीं करना चाहिए, उसमें क्या क्या पेनल्टीज है तो आपको पता ही है, पनिशेबल है। ठीक है, जेल वेल हो सकती है, फाइन भी देना पड़ सकता है, सेक्शन 103। ठीक है, और सेक्शन 104 क्या करता है, पेनलाइज सेलिंग गुड्स विद फॉल्स ट्रेडमार्क। अगर आप गलत ट्रेड मतलब किसी और का ट्रेडमार्क यूज करके, ये झूठा ट्रेडमार्क गलत ट्रेडमार्क यूज करके कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस पर सेक्शन 104 के अंडर में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब इसके बाद इंफ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्ट्री ट्रेडमार्क क्या क्या करा सकते हैं, सेक्शन 29 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट डील्स विद द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू इंफ्रिंजमेंट। अगर कोई यूज करता है तो सेक्शन 29 के अंदर उसके ऊपर केस होगा। ठीक है, सेक्शन 29(7) एंड 29(8) कवर वायलेशन थ्रू लेबलिंग, पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट। अगर कोई भी लेबलिंग करता है, पैकेजिंग करता है, वो सब सेक्शन 29 के 7 और 8 में कवर होता है। इसका रेमेडीज क्या क्या है, अगर कोई भी यूज कर ले तो 3 टाइप्स ऑफ रेमेडीज है। पहला क्या सिविल, दूसरा क्या क्रिमिनल, तीसरा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव। ये तीनों केस उस पर चलेंगे। अगला पढ़ते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इन डिजिटल मीडियम। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट थ्रू सर्च इंजन इज कंसीडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या कंसीडर करा जाता है, सर्च इंजन के थ्रू होता है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेजिस्लेटर्स फेस चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग एग्जिस्टिंग लॉ
टू एड्रेस कंसर्न इन डिजिटल रियलम। तो आगे बढ़ते हैं, अदर आईपीआर लॉज, वही डिजाइन एक्ट 2000, जियोग्राफिकल इंडिकेटर 1999, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये सारी चीजें। अगला आते हैं हम इंटरनेशनल सिनेरियो पे, इंटरनेशनली क्या क्या कवर करा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ट्रीटीज कुछ करी गई हैं, वैसे पढ़ सकते हो आप, सिंपल है, आपको ये रटना है क्या क्या होता है, आपसे यही पूछेंगे डायरेक्ट इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या क्या होता है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वर्सेशन क्या हुआ था, ठीक है। बर्न कन्वर्सेशन क्या हुआ था। इसके बाद यूएस कॉपीराइट एक्ट डीएमसीए क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। डोमेन नेम डिस्प्यूट, यही था ना, WIPO provides uniform domain name dispute resolution policy, UDRP, है ना। इनके बारे में तो मैंने बता ही दिया है, तो ये तो आप बेसिकली पढ़ सकते हो। तो हमारा ये जो यूनिट है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट में पूछ सकते हो बेझिझक। और अगर आप कमेंट्स करते हो, आप लाइक करते हो, आप शेयर करते हो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बट खास तौर पे आपके लिए मैंने जो रेडी करा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप ये सारे नोट्स, हमारे पास पांचों यूनिट के नोट्स, सॉरी 6 के 6 यूनिट के नोट्स हमने सभी के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स भी डाल दूंगा 1 से लेकर 5 तक, ताकि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, ठीक है। तो या फिर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको अलग वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं। देखो इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ये काफी सारे एक्सप्लेन एनी 5 सिक्योरिटी इश्यूज इन साइबर स्पेस, ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। व्हाट आर द 3 गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द डेटा सिक्योरिटी। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ, ये तो वही एक्सप्लेन है। इसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 स्ट्रेटजीज ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ द इंटरनेट। तो स्ट्रेटजीज मैंने बताई थी, पढ़ाई थी, याद करो सारी वीडियोस में सबके आंसर मिल जाएंगे आपको। व्हाट इज द मीन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तो हमने इसी में पढ़ा है। कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट, पेटेंट्स क्या होते हैं, सब पढ़ रखा है हमने। इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ, हाउ यू कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू आंसर द फॉलोइंग सिक्योरिटी इश्यूज। अनऑथराइज एक्सेस के बारे में बताया था, मालवेयर्स के बारे में बताया था, फिशिंग्स के बारे में बताया था। फिशिंग बताया था ना, कि कोई मेल भेज देगा आपको, ऐसा मेल जो दूसरा मेल मिलता जुलता होगा, जैसे फेसबुक का कोई रीसेट पासवर्ड का मेल भेज दे, फिशिंग, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी पूरा पढ़ रखा है डीप में, तो एक बार देख लेना ये भी। इसके बाद एक्सप्लेन, दोबारा से एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर पढ़ा था हमने, याद करो, लास्ट यूनिट में ही पढ़ा है। सिक्योरिटी ऑडिट पढ़ा था, सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद यही है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग फिल्टरिंग डिवाइस, बताया था ना, फिल्टरिंग यूके वगैरह में फिल्टर लगाते हैं, याद करो, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रेटिंग सिस्टम भी बताया था कि कंटेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं रेटिंग सिस्टम लगा के। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, आप एक बार पढ़ो, ठीक है। यही पढ़ा था साइबर फोरेंसिक्स, याद करो लास्ट वाली यूनिट, बिल्कुल लास्ट, मतलब इससे प्रीवियस वाली यूनिट 5। व्हाट इज ट्रेडमार्क, तो हमने इसमें पढ़ लिया ट्रेडमार्क क्या है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर फिर से आ गया, प्रो एंड कॉन्स, डिजिटल सिक्योरिटी, मतलब ये सारी चीज हमने पढ़ रखी है। आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। तो आप एक बार इसको सारे क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस का पूरा सेट है, अगर आपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो ये समझ लो आपके 70 to 80% मार्क्स कंफर्म हैं। आज ही कर लो इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको 1 से लेके 6 तक जितनी यूनिट्स हमने बनाई थी सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कर लेना याद से, मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो इन क्वेश्चंस को कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म करते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना, अगर किसी ने नहीं करा सब्सक्राइब, हम और भी यूनिट्स लाएंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर आने से पहले पहले, देख लो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट सेमेस्टर से आने से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी कंप्लीट वीडियो इसमें ले आए, मतलब कंप्लीट सीरीज आपकी ले आए बाकी सब्जेक्ट्स की। तो खत्म करते हैं यहाँ पर अपनी यूनिट को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सके। देखो जितना शेयर होगा उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उतनी जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी आपके लिए, टेंशन ना लो, ठीक है। ओके, खत्म करते हैं फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।